नमस्कार दोस्तों। एशिया के दो सबसे बड़े देशों में से एक चाइना, जिसकी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी 1949 में सिविल वार जीतती है और एक नए चाइना का उदय होता है। दूसरा देश भारत, जो 1947 में बड़े संघर्षों के बाद आज़ाद होता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। वैसे आज़ाद भारत के इतिहास में भारत ने कई युद्ध जीते हैं। पहला आज़ादी के तुरंत बाद अक्टूबर 1947 से 1949, दूसरा 1965, तीसरा 1971 और चौथा 1999 में, जो क्रमशः जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में लड़ा गया था, जिसमें भारत के जाबाजों ने शानदार जीत दिलवाई थी। भारत को अब तक सभी युद्धों में जीत मिली है, सिवाय 1962 के भारत चीन युद्ध की। यह युद्ध भारत और चाइना दोनों देशों के बीच जंगी खटास की वो जड़ है जो मौजूदा वक्त में दोनों देशों की विदेश नीति को निर्धारित करता है। सवाल है कि रिश्ते को दोस्ताना रखने की तमाम कोशिशों के बाद भी जंग की नौबत क्यों आई? इस जंग के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी? इस जंग के पीछे चीनियों की कुछ चाल थी या भारत की कोई भूल? आज हम भारत चीन युद्ध के स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे, जिसने इस भयानक युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की। फिर भारत ने इसका कैसे जवाब दिया, ये सब हम जानेंगे। असल में भारत चीन के साथ लगभग 4000 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है। ये सीमा रेखा 3 सेक्टर में बटी हुई है। इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं। पहला है पश्चिमी सेक्टर, जो लद्दाख से लगा है। इसकी लंबाई लगभग 2150 किलोमीटर है। इसका बड़ा हिस्सा चीन के कब्जे में है, जिसे हम आक्साई चीन के नाम से जानते हैं। इसके नीचे आए तो इसे मिडिल सेक्टर के नाम से जाना जाता है। में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा चीन से लगती है। इसकी लंबाई लगभग 625 किलोमीटर है। यहाँ पर कोई खास विवाद नहीं है। तीसरी सीमा रेखा पूर्वोत्तर की तरफ है। इसे पूर्वी सेक्टर के नाम से जाना जाता है। इसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमा चीन से लगती है। इसकी लंबाई करीब 1225 किलोमीटर है। यहाँ मुख्य विवाद अरुणाचल चीन से लगती हुई सीमा को लेकर है। 1912 तक भारत और तिब्बत के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा का निर्धारण नहीं किया गया था। उस समय तक अरुणाचल को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी या फिर नेफा के नाम से जाना जाता था। 20 जनवरी 1972 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। इसका नाम अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। हालांकि इस इलाके को लेकर अंग्रेजी हुकूमत की ये सोच जरूर थी, ये इलाका चीनियों के हाथ में न जाए। ध्यान में रखकर 1914 में अंग्रेजों ने तिब्बत, चीन, ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। से शिमला समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इस बैठक में ब्रिटिश शासकों ने तवांग दक्षिणी हिस्से को भारत का हिस्सा माना। इसे तिब्बत ने भी कबूल कर लिया, लेकिन इसे लेकर चीन नाराज था। चीनी प्रतिनिधियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। वो बैठक से चले गए। कि मुख्य वजह ये थी कि चीन तिब्बत को उस समय भी आज़ाद मुल्क नहीं मानता था। तिब्बत पर उसकी नज़र थी। चीनी प्रतिनिधि वहां से चले गए। तब भारत और तिब्बत के बीच एक द्विपक्षीय समझौता हुआ। इसके बाद तवांग इलाके को भारत का हिस्सा मानते हुए तो एक सीमा रेखा खींची गई। उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। हालांकि तिब्बत उस समय तक एक आज़ाद मुल्क था। चीन का उस पर कोई अधिकार नहीं था।
कि भारत और चीन की सहमति से सीमा का निर्धारण कहीं से भी अवैध नहीं था, लेकिन ये सीमांकन विवादित बनकर रह गया क्योंकि चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। अरुणाचल प्रदेश को लेकर उसकी नीयत खराब हो गई। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताकर उसे भी अपना हिस्सा कहने लगा। भारत और चीन का विवाद मुख्यतः दो ही क्षेत्रों में है, एक अरुणाचल प्रदेश और दूसरा अक्साई चीन वाले इलाके में। अब बात कर लेते हैं अक्साई चीन के बारे में। 1865 में ब्रिटिश सर्वे ऑफ इंडिया ने अक्साई चीन इलाके में बाउंड्री लाइन तय कर दी। लद्दाख का नक्शा बना, उसी के बेसिस पर भारत और चीन की सीमा रेखा तय हुई। इस रेखा को जॉनसन लाइन के नाम से जाना जाता है। तब ब्रिटिश सरकार ने बाउंड्री लाइन के लिए बीजिंग से परामर्श नहीं किया क्योंकि उस समय सिनजियांग पर बीजिंग का नियंत्रण नहीं था। मतलब ये कि यहाँ भी बिना चीन को बताए उस समय की भारत की ब्रिटिश सरकार ने सीमा रेखा का निर्धारण करके कुछ गलत नहीं किया था। चीन जब जब इस सीमा रेखा को नहीं मानने की बात करता है, वो यही तर्क देता है कि ये सीमा रेखा बिना उसकी जानकारी की, बिना उसके परामर्श की बनाई गई थी। कि चाइना ने 1878 में सिनजियांग पर कब्जा कर लिया। 1892 में चीन ने काराकोरम दर्रे पर एक सीमा रेखा खींची। अक्साई चीन को सिनजियांग का हिस्सा होने का दावा करने लगा। सबके बावजूद ब्रिटिश सरकार ने 1899 में चाइना के सामने एक नई सीमा का प्रस्ताव रखा और एक नई बाउंड्री लाइन तय की गई जिसका नाम मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन के नाम से जाना गया। इस नई बाउंड्री लाइन के हिसाब से लगभग आधा अक्साई चीन का हिस्सा चीन के खाते में आ गया। अब सवाल उठता है कि अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया। तब अंग्रेजों को लगा कि मनमाने ढंग के बजाय प्राकृतिक और भौगोलिक स्थितियों हिसाब से बनी सीमा की सुरक्षा ज़्यादा आसान होती है किसी नदी या पर्वत को सीमा रेखा मान लेना। इसलिए काराकोरम पर्वत को एक प्राकृतिक सीमा रेखा माना गया। ब्रिटिश सरकार ने ये प्रस्ताव चीन के पास रखा, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चीन ने इस प्रस्ताव में कोई रुचि नहीं दिखाई। अंग्रेजों की ये सोच कामयाब नहीं हुई तो अंग्रेजों ने जॉनसन लाइन को ही सीमा रेखा के तौर पर माना। अक्टूबर 1950 में माओ त्से तुंग की चाइनीज आर्मी ने तिब्बत पर हमला कर दिया, जिसमें तिब्बत को हार का सामना करना पड़ा और तिब्बत के कुछ इलाके को ऑटोनॉमी मिली, लेकिन बाकी के इलाके को इससे लगने वाले चीन के प्रांतों में मिला दिया गया। लेकिन तिब्बत पर चीन के कब्जे से भारत नाराज था। चीन के लिए ये जरूरी था कि तिब्बत का पड़ोसी भारत भी तिब्बत को चीन का हिस्सा माने। 1949 में चीन ने खुद को वन पार्टी कम्युनिस्ट राष्ट्र बदला से पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। भारत भी 1947 में ब्रिटिश राज से आज़ाद हो चुका था। वो देश 1950 के दशक में दुनिया में अपना एक स्थान बनाना चाहते थे। वो ये साबित करना चाहते थे कि वो किसी और के नियंत्रण में आए बिना दुनिया की दौड़ का हिस्सा बन सकते हैं। और वो दौर था जिसमें शीत युद्ध की वजह से दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। पाकिस्तान अमेरिका के पाले में जा चुका था। भारत खुद को न्यूट्रल रखना चाहता था। ऐसे में भारत को लगा कि उसको चीन के साथ रिश्ते बेहतर बनाने पर ध्यान रखना चाहिए। और इसी के तहत 29 अप्रैल 1954 को दोनों देशों ने पंचशील समझौते पर दस्तखत किए। पंचशील में मुख्यतः 5 सिद्धांत थे। पहला, एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान रखना होगा। दोनों देश एक दूसरे पर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दोनों देश दखल नहीं देंगे। चौथा, आपसी लाभ के लिए समानता और सहयोग का भाव रखेंगे। पांचवा, कोई भी देश किसी के अस्तित्व पर संकट पैदा नहीं करेगा। समझौते के तहत भारत ने तिब्बत को चीन का क्षेत्र स्वीकार कर लिया। संधि ने भारत और चीन के बीच तनाव को काफ़ी हद तक दूर कर दिया था। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे।
लेकिन 1962 के चीन भारत के युद्ध में इस संधि के मूल भावना को काफी चोट पहुंची। 10 मार्च 1959 को तिब्बत पर चीन के अधिकार के खिलाफ तिब्बत की राजधानी ल्हासा में एक विद्रोह छिड़ गया कि चीनी सरकार को उखाड़ फेंकने की ये कोशिश नाकाम रही। वहाँ के 14वें दलाई लामा भारत आ गए। भारत ने दलाई लामा को अपने यहाँ संरक्षण दी, इससे माओ त्से तुंग तिलमिला उठे और चीन ने तिब्बत के कब्जे को लेकर भारत को खतरे के रूप में देखने लगा। इस घटना ने भारत चीन के बीच में तनाव की चिंगारी का काम किया। में माओ को लगा कि भारत तिब्बत में उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। ल्हासा विद्रोह के पीछे भारत का ही हाथ है। इसके बाद चीन पूर्वी सेक्टर में मैकमोहन लाइन के पर भी तनाव पैदा कर देता है। वो अरुणाचल में अंदर घुस जाता है, मैकमोहन लाइन के और अंदर इलाके पर अपना दावा करने लगता है। 1959 में चीन ने एक नक्शा जारी किया, इसमें उसने अक्साई चीन और अभी के अरुणाचल तत्कालीन नेफा को हिस्सा बताया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के इस हरकत की विरोध की और इन इलाकों को अपना अभिन्न अंग बताया। पहली बार था जब चीन के किसी हरकत का भारत ने करारा जवाब दिया था। 1961 में नेहरू ने फॉरवर्ड पॉलिसी की शुरुआत की, जिसमें भारत चीनी चौकियों के उत्तर में सीमा चौकियां और गश्त करने की कोशिश की। भारत ने अपने सैनिकों को न केवल आत्मरक्षा में कि चीनियों को वापस खदेड़ने के लिए चलाने का भी अधिकार दिया। पहली भारी लड़ाई 10 अक्टूबर सन 1962 को हुई। 25 भारतीय सैनिक और 33 चीनी सैनिक शहीद हुए। आखिरकार 20 अक्टूबर सन 1962 को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भारत पर आक्रमण कर दिया। चीन की आर्मी ने भारत पर दो तरफा हमला किया। एक हमला उत्तर में अक्साई चीन के इलाके में, दूसरा पूर्वोत्तर के अरुणाचल में तवांग जिले के पास किया गया। चीनी सेना दोनों ही मोर्चों पर भारी साबित हुई। 24 अक्टूबर तक चीन में अरुणाचल में चीनी आर्मी 16 किलोमीटर तक अंदर आ चुकी थी। इनके अंदर ही चीन ने अपने दावे के इलाकों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद कुछ दिनों तक जंग रुक गई की वजह थी चीन भारत के साथ कुछ सौदेबाजी करना चाहता था और चीन ने भारत सरकार को एक शांति प्रस्ताव भेजा। उनके 4 प्रस्ताव थे। पहली मांग ये थी कि सीमा रेखा का पुनर्गठन किया जाए। दूसरी शर्त ये थी कि दोनों देशों की आर्मी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या एलओसी से 20 किलोमीटर पीछे हटे। तीसरा प्रस्ताव था चीन अरुणाचल से पीछे जाने को तैयार है था अक्साई चीन में कब्जा किया हुआ इलाका चीन के पास ही रहने दिया जाए। नेहरू ने उनके सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया। कहा गया कि चीनी सैनिकों को अपने मूल स्थिति में वापस जाने की जरूरत है। से चीनी सरकार चिढ़ गई और भारतीय ठिकानों पर फिर से हमला शुरू हो गया। इसी बीच 19 नवंबर को नेहरू ने अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को 2 पत्र लिखे। पत्र में नेहरू ने लिखा, चीनियों ने नेफा के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है और वो लद्दाख में चुसाल पर भी कब्जा करने वाले हैं। भारत को चीन के हमले से निपटने के लिए यातायात और युद्धक विमानों की जरूरत है। अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो पूरा असम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड चीन के हाथ पड़ जाएगा। उधर दिल्ली में अमेरिकन राजदूत गलब्रेथ ने मिस्टर प्रेसिडेंट को लिखा, आज का दिन दिल्ली में सबसे बड़े भय का दिन है। हथियारों की खेप 12C-130 विमान भेजिए। साथ ही 7वें बेड़े को बंगाल खाड़ी की तरफ रवाना कीजिए। कैनेडी ने ये सलाह तुरंत मान ली और 7वें बेड़े को बंगाल की तरफ रवाना कर दिया गया। दूसरी तरफ इनकी रॉयल एयरफोर्स से भारत को सहायता सामग्री भेजी जा रही थी। चीन को लग गया था कि अमेरिका और ब्रिटेन भारत को केवल नैतिक समर्थन ही नहीं बल्कि सैन्य समर्थन भी देंगे। नवंबर के मध्य तक ये मदद युद्ध के मैदान तक पहुंचने लगी। ही चाइना को ये अंदाजा हो गया कि इस लड़ाई में भारत अकेले नहीं बल्कि
ब्रिटेन और अमेरिका भी उसके साथ खड़े हो गए हैं। समझ गया था कि लड़ाई जितनी लंबी चलेगी उतनी ही अधिक मात्रा में चीन, अमेरिका और ब्रिटेन से भारत को सहायता दी जाएगी। जहाँ अमेरिका की कार्रवाई से पहले ही 20 नवंबर को चाइना ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। चीन ने यह भी ऐलान किया कि आर्मी 7 नवंबर 1959 को वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति थी उससे 20 किलोमीटर पीछे चली जाएगी। युद्ध सिर्फ 1 महीने तक चला, जिसमें 1383 भारतीय सैनिक शहीद हो गए, 722 चीनी सैनिक मारे गए, लगभग 4000 भारतीय सैनिकों को चीन ने बंदी बना लिया। हालांकि इस युद्ध में भारत के जाबाजों ने चीन के सामने डटकर मुकाबला किया, फिर भी भारत हार गया। इसकी 2 बड़ी वजहें थी। भारत उस युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, जिससे सीमा रेखा पर भारत के मुकाबले चीन की कई गुना ज्यादा सैनिकों की तैनाती थी। दूसरी वजह ये थी कि भारतीय सैनिकों के पास युद्ध लड़ने का अनुभव भी नहीं था। इसी तरफ चीन की आर्मी के पास युद्ध का अनुभव बहुत ज्यादा था।